एक्शन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी गायिका कविता सेठ और इनके दोनों बेटे कविश सेठ और कनिष्क सेठ। इनसे इस दिलचस्प बातचीत की शुरुआत करने से पहले एक झलक कविता सेठ की गायन यात्रा की। कविता सेठ एक अलग तरह की आवाज, एक गायिका जिन्होंने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां छुई। जो बसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। एक गायिका जिनके गाने आज के इस बदहवासी से भरे समय में सुकून से जीने की प्रेरणा देते हैं। जीते चल जीते चल जीते चल। एक गायिका जिसकी आवाज में मिठास है, सूफी अंदाज है और इसके साथ साथ है बेमिसाल मस्ती। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ तीन अनमोल कलाकार हैं। सुप्रसिद्ध गायिका कविता सेठ और उनके दोनों बेटे कविश सेठ और कनिष्क सेठ। तो मैं चाहूंगा कि चूंकि हम रेडियो पर हैं और आवाज के जरिए हमारा संवाद होगा तो एक एक करके आपसे बात करते हैं। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच यूनुस भाई, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ। मेरी करियर ही यहाँ से शुरू हुआ था, रेडियो से। यहाँ की दीवारें, यहाँ की साउंड, यहाँ के लोग, ऐसा लग रहा है मैं उसी जोन में पहुंच गई हूँ। और इससे ज्यादा भी अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज मैं दोनों बच्चों के साथ आई हूँ। फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इंटरव्यू टुगेदर ऑन क्या बात AIR। या तो कविश, आप बताइए कि मम्मी के साथ आकाशवाणी के विविध भारती के स्टूडियो में आने की ये फीलिंग कैसी है? मुझे लग रहा है मैं चुप रहूं और उनको सुनते रहूं क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। मतलब मैं उनके साथ आया हूं ऐसे इंटरव्यू में, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ऑब्जर्व ज्यादा कर रहा हूं और उसमें ज्यादा रस आ रहा है अभी। क्या बात है। कविश कविता जी के बड़े बेटे हैं और बहुत अच्छे म्यूजिशियन, सिंगर, राइटर, और इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया है नूरी, जिसके बारे में हम इस लंबे इंटरव्यू में आगे चलकर बात करेंगे और आपको नूरी सुनाई भी देगा। और इसके साथ ही हमारे साथ कनिष्क हैं, कविता जी के छोटे बेटे कनिष्क। व्हाट इज द फीलिंग, कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही सालों बाद एक ऐसा इंटरव्यू हो रहा है जहाँ पे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने सबका दिया और एक एक्साइटमेंट सी हो रही है कि मजा आएगा कि ये कैसा इंटरव्यू आगे बढ़ेगा। आपकी टोन, आपके बोलचाल में ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ बहुत एक्साइटिंग होगा अभी। बिल्कुल एक्साइटिंग होगा। कविता जी, चलिए चलते हैं आपके बचपन के दिनों में और सबसे पहले तो मुझे रेडियो से जुड़ी पहली याद बताइए। सबसे पहले जो रेडियो से मेरी याद है कि मेरा पूरा दिन रेडियो के साथ ही बीतता था। मैं स्कूल से जैसे आती थी 12 साढ़े 12 बजे, तो रामपुर रेडियो स्टेशन से एक स्लॉट में आशा जी, लता जी के गाने आते थे, तो मैं आके बैग पटकती थी। सबसे पहले ट्रांजिस्टर लगाना, सेट करना, उसके बाद 1 से 1:10 पे दिल्ली में न्यूज आती थी, फिर दिल्ली पे गाने आते थे 1:10 से 1:40, फिर नजीबाबाद। ये तीनों स्टेशन में बैक टू बैक सुनती थी। उसके बाद खाना वाना जो भी, ये तीनों चलते थे। और मैं कहीं वॉक कर रही हूँ, जैसे आजकल मोबाइल हाथ में रहता है, मेरा ट्रांजिस्टर मेरे साथ रहता था। मैं वॉशरूम जा रही हूँ तो, किचन में कुछ काम कर रही हूँ तो, छत पे ऊपर घूम रही हूँ तो मेरी मम्मी बोलती बगल बच्चा रख दो। उसका नाम बगल बच्चा रख दिया गया था। मैं ऐसे लेके घूमती थी और काम कर रही हूँ, होमवर्क कर रही हूँ स्कूल का, तो रेडियो साथ में। बल्कि पापा के एक बार एक फ्रेंड आए थे तो बोलते आप इसको मना नहीं करते हो, ये हर समय गाने सुनती रहती है, काम करती। पापा बोले ये ऐसे ही करती है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको इसी रंग में रहने दो, नहीं तो घर में क्लेश होने वाला है। कमाल है, रेडियो इतना आपके साथ लगातार बना रहता था। बहुत ज्यादा। वही ना, जैसे मुझे लगता है कि हम चारों भाई बहन थे, ये पागलपन, वो नशा म्यूजिक को लेके सबसे ज्यादा ईश्वर ने मुझे नवाजा उसके लिए। और बल्कि एक, जब बहुत छोटी थी तो मेरे दादाजी, बाबा बोलती थी उनको, ऊपर रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, उनका बहुत बड़ा सा रेडियो था, तो समझ तो थी। मैंने कहा ये इतने बड़े बड़े आदमी है, इसके अंदर कैसे बैठे रहते हैं। आशा जी को देखना है मुझे, एक दिन लता जी को देखना है। तो बाद में किसी ने बोला नहीं ये कुछ रिकॉर्डेड होता है इन लोगों का, तो वो आता है। मैंने कहा अच्छा, आप तो सोचते थे इनको ढूंढेंगे एक दिन अंदर। अच्छा, म्यूजिक का
ये शौक, गाने का ये शौक परिवार में था या ये आपने अपने आप विकसित किया? मेरे यहाँ सब लोग ऐसी, मतलब सब लोग सुरीले तो हैं, लेकिन इसको किसी ने प्रोफेशन नहीं बनाया था। जैसे पापा मम्मी बहुत अच्छे भजन गाते हैं, हमारे यहाँ 20-25 साल से एवरी मंडे भजन होते ही होते हैं। यदि वो लोग जर्नी पे किसी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ट्रेन में ही भजन गा लेंगे 2 लोग, मतलब उनका वो फिक्स है कि दे हैव टू। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ कि जब हम लोग थोड़े बड़े हुए, कैसेट्स का जब जमाना आया, तो मेरे पापा बहुत बड़े फैन है मोहम्मद रफी साहब के। तो हमारे यहाँ लंच के बाद गाने सुनाए जाते थे, सब लोग बैठ के सुनते थे हॉल में। तो फिर पापा बताते थे ये गाना ना इस फिल्म का है, बस इतना ही पता होता था उनको, म्यूजिक डायरेक्टर को ने कुछ नहीं, इसकी ये देखो इसने लिरिक्स लिखी कितना बढ़िया। और लास्ट गाना एंड होता था बाबुल की दुआएं लेती जा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये भी एक शानदार याद। बिल्कुल। आपने गाना किस तरह से और कब शुरू किया था? मैंने जब से होश संभाला मैं गा तो रही थी, लेकिन उतनी तवज्जो मिल नहीं रही थी घर पे मुझे। उसके बाद मुझे लगता है जब वो फिल्म आई थी निकाह जी, मुझे बहुत अच्छे लगे उसके गाने। मैं घर पे एक दिन गा रही थी तो वो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वो वाला गा रही थी। घर में मम्मी बोली तेरी आवाज तो बड़ी अच्छी है। तो फिर बोली जब तू इतना अच्छा गा लेती, जब हमें सुनना होगा सुन लेंगे, हम कैसेट क्यों खरीदे। वाह जी वाह, मतलब ऐसे ऐसे रिएक्शन मिल रहे थे। फिर और पापा के कुछ फ्रेंड्स आते थे, कहते थे कविता तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम कुछ और चीजें ट्राई करो। सपने तो थे बहुत बड़े बड़े, ना कोई टीचर उस टाइम तक रखा गया था। फिर मैंने जिद की कि मुझे सीखना है। उसके लिए भी मैंने घर पे, मतलब एक एक कदम इस जर्नी में मैंने खुद खोद के बनाया, कुछ बना बनाया रास्ता नहीं मिला था मुझे। क्या बात है। हाँ। देखिए हम पुराने दिनों की सैर पर हैं इस वक्त, है ना, और बरेली के दिनों को, रामपुर के दिनों को याद कर रहे हैं। मुझे इस दौर का एक गाना बताइए जो हम अभी अपने सुनने वालों के लिए प्ले करें आपकी तरफ से। बहुत सारे, मतलब आशा जी, लता जी, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश जी, इन सबको तो ऐसा घोट घोट के पिया है ना। तो लता जी का अभी जो मुझे एकदम याद आ रहा है, मैं वो बहुत सुनती थी, अल्लाह तेरो नाम, क्या बात है, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। बिल्कुल सुनते हैं जयदेव जी की ये कॉम्पोजिशन, हम दोनों फिल्म, साहिर लुधियानवी के बोल। वाह वाह वाह। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान,
बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और स्टूडियो में हमारे साथ कविता जी हैं और उनके दोनों बेटे हैं कविश और कनिष्क, जो अभी तक की बातचीत में चुपचाप सुन रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो अब कविश की तरफ आते हैं, फिर कनिष्क की तरफ आते हैं। कविश, बचपन में मम्मी को किस तरह से गाते हुए देखा और उसका आपके जहन पर क्या असर पड़ा? बहुत ज्यादा, मुझे लगता है इसकी याद माते को ज्यादा क्लियर होगी, पर मुझे याद है कि गुवाहाटी की बातें कोई तो इनकी गजल थी जो मैंने कभी सुनी थी और मुझे बहुत पसंद थी। हाँ। मतलब होता है ना कि फर्स्ट मेलोडीज जो आप सुनते हो, तो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मेलोडीज ही मेरे माते की थी और मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सब। मतलब वो एक तरीके से होता है ना कि जहन में आ चुकी हैं, अब वो अंदर ही है टाइप्स। उसका एक मजेदार किस्सा बता रही हूँ। जब हम लोग गुवाहाटी में थे, कविश 1.5-2 साल का था, वहाँ पे मैंने वहाँ दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग की। तो वो जिस दिन ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो टीवी पे वो ही गजल जो तुम कह रहे हो, मुझे अभी एकदम एग्जैक्ट बोल नहीं याद आ रहे हैं, आएगा तो मैं बताऊंगी। तो वो गजल जैसे गा लिया तो ये उतनी देर टीवी के आगे ऐसे ही खड़ा था। जब वो खत्म हो गया, इसका रोना चालू कि वापस बजाओ। मैंने कहा मेरे हाथ में नहीं। फिर मैंने गाया इसको गोदी में लेकर के, मैं गाती रही, तब ये शांत हुआ। ओहो हो, हाँ। क्या बात है। लेकिन एक तरफ म्यूजिक और दूसरी तरफ आप IIT ग्रेजुएट हैं जी, ये क्या सिलसिला है? तो ये मुझे लगता है वैसे बहुत सरल मैथमेटिक्स है। मतलब पिताजी इंजीनियर थे, माँ म्यूजिशियन है। ये दोनों तरफ की तरह हो गई है ये। हाँ। मतलब स्कूल में भी शार्प था, तो मुझे लगता था कि भाई साइंटिस्ट बनेंगे। म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था, लेकिन लगता था कि वो अपना ग्राउंड था स्कूल, जहाँ पे अपन कमा रहे थे कुछ चीजें ना, तो उधर ज्यादा मजा आ रहा था। मार्क्स कमा रहे हैं और इज्जत कमा रहे हैं और दोस्तियां वगैरह। और फिर मुझे था, मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि भाई तू बड़े होके कहाँ जाएगा? तो मैं नासा जाऊंगा। तू कहाँ जाएगा? मैं IIT जाऊंगा। बोले IIT क्या होता है? बोले वो सारे देश के समझदार बच्चे वहीं जाते हैं। समझदार बच्चे? तो मेरी तुझसे अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं पहले जाऊंगा, मेरा हक ज्यादा है। तो मैंने ज्यादा पहले ही मन बना लिया था 7th क्लास में कि मैं IIT जाने वाला हूँ। तो फिर डैड और मॉम को भी बोल दिया था कि IIT जाने वाला हूँ। तो अपने आप खुश, मतलब कि ये तो बेटे ने खुद ही तय कर लिया। वाह वाह। और फिर IIT की तैयारी हुई 11th-12th में, और म्यूजिक में आना बड़ा रोमांचक रहा। मतलब मुझे नहीं लगा था कि होगा ऐसे, बट म्यूजिक पसंद था, बट ये नहीं लगा था कि इतना होगा। जैसे स्कूल में मैंने जैसे IIT की तैयारी करते करते खुद पे बहुत शोषण किया है ना, हर किसी को करना पड़ता है, स्वाभाविक चीज नहीं है वो। तो उसका दमन जो था, वो जब IIT JEE खत्म हुआ उसके बाद मेरा एक दोस्त ऐसी गिटार सीखने जा रहा था, मैं उसके साथ हो लिया और मुझे वहां पे अभिव्यक्ति का स्पर्श हुआ। मतलब मुझे लगा कि भाई ये तो कभी नहीं हुआ जिंदगी में। मतलब कि किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्या महसूस करते हो। मतलब ना अब दोस्ती इतनी परिपक्व होती है, ना घर में हर बात बताई जाती है, तो मन की बात कहाँ बताई जाए। और दूसरों को क्या, मैं खुद को क्या, जैसे अभिव्यक्ति एक मिलने की जगह है, मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ तो मैं आपसे मिल रहा हूँ, मैं अगर खुद से कर रहा हूँ तो मैं खुद से मिल रहा हूँ, तो मिलने की जगह ही गायब थी। तो मुझे लगा जब वो हुआ तो यार ये तो गजब चीज हासिल हो गई, मतलब ये तो हुई नहीं अभी तक, मुझे मेरा स्पर्श हुआ और मुझे और खोजना है। और मुझे लगा कि IIT सब छोटा है इससे सामने, ये बहुत बड़ी चीज है जो मिली है, तो मुझे इसको थोड़ा सा और देखना है। और फिर म्यूजिक और ये सब माध्यम बन गया। क्या बात है। एक तरीके से तभी मेरे लिए म्यूजिक जब एक्सप्रेशन बन गया, अरे हाँ अब कर सकते हैं ये, क्योंकि हम ऐसी पीढ़ी के हैं कि हम इस जनरेशन के हैं कि, और ऐसे आदर्श के हैं कि हम सब कुछ अपने मन का अपने दम पे करना चाहते हैं। तो ये नहीं कभी सोचा कि माते हैं म्यूजिशियन तो करना है, उल्टा उसके से दूर जाना सोचा। पर यह भी एक द्वंद आ गया था कि भाई ये तो गजब चीज हो गई है, अंदर लेके जा रही है मुझे, और ये एसोसिएशन भी है, और इसमें मेरा कितना है और माते का कितना है, क्या मैं अपने आईने में मतलब ये देख सकता हूँ कि सब कुछ मेरा भी है इसमें। तो खैर वो अलग खोज है, वो बाद में निकली, लेकिन ये एक तरीके से IIT और म्यूजिक का एक कनेक्शन है जो। क्या बात है। लेकिन ऐसे हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। अभी हाल में आपने एक बड़ा शरारती गाना बनाया, माते की डांट। यानी ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि मम्मी की डांट को कोई गाने में बदल दे। वो गाना सुनाइए। आगे राउंड में जब हम आपके पास आएंगे तो नूरी कैसे बनाया आपने वो इंस्ट्रूमेंट, उसकी कहानी बाद में करते हैं, पहले तो डांट सुनाइए। डांट तो मेरी बात ये कि डांट ये सुना रहे हैं। आप ये सोचो जो मेरी इमेज का चकनाचूर किया है इसमें। अभी सुनने वालों को हम ये बताना चाहेंगे बल्कि हर घर में जो बच्चे हैं वो अपने कमरों को बर्बाद करके रखते हैं। कहीं कपड़े पड़े, कहीं जूते पड़े, कहीं किताबें पड़ी हैं, कहीं सामान पड़ा है, तो मम्मियां बच्चों को बहुत डांटती हैं कि सुधर जाओ, सलीके से रहो, है ना, ये क्या हाल बना रखा है। ये हर घर की कहानी है। इसी कहानी को
को कविश ने गाने में बदल दिया और वो गाना है माते की डांट। जी मैं वही कह था कि ये कह रही हैं कि इनकी इमेज खराब हो गई है, इनकी इमेज अच्छी हो गई है क्योंकि लोग एक्चुअली देख रहे हैं कि मतलब ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। क्योंकि तो सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स देख रहे होंगे इनको कि भाई अभी कौन से एड या फिल्म में इनको ले सकते हैं। ओ वाह, चलो चलो एक और मेरे लिए मतलब avenue कमेंट्स खुला। ऐसे हैं कि अरे ऐसी नेचुरल एक्टिंग अब कहाँ दिखती है। हम लाइक वाह भाई। लेकिन अच्छा वैसे डांटती तो होंगी। हाँ, मैं तो रियल कर रही थी। वही एक्टिंग नहीं करनी पड़ी, मतलब अच्छा। कुछ ही बोली थी तो अंदर से आ रहा है जो भी आ तो रहा सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ती है, कविश को पड़ती है कि कनिष्क को पड़ती है? है। मुझे अब इनको पड़ती है। स्वाभाविक था मेरा लिखना। तो फिर सुनाओ जी। कविश। जब भी बोलूं कुछ करने को कोई ना कोई बहाना होगा, जब भी बोलूं कुछ करने को कोई ना कोई बहाना होगा, कपड़े यूं ही फेंक दिए, बर्तन सारे झूठे पड़े, कब उठते कब सो रहे हैं, मोबाइलों में घुसे पड़े हैं, बहुत सैलिया है इनको, बहुत सैलिया है इनको, अब मुझे सुनाना होगा, अब मुझे सुनाना होगा, जब भी बोलूं कुछ करने को कोई ना कोई बहाना होगा, पाला पोसा बड़ा किया यही देखने के लिए, हाँ पाला पोसा बड़ा किया यही देखने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करा लो, उल्टे सीधे बहाने बना लो, दुनिया क्या जीतेगा तू, दुनिया क्या जीतेगा तू, घर चलाना आना होगा, घर चलाना आना होगा, सही बात है। और ये पता है बड़ी मजेदार चीज कि कविश जब ये गाने की प्रिपरेशन कर रहे थे वीडियो को लेकर के, तो मुझसे कहते थे आप मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो, किस चीज पे गुस्सा करते हो, वो बताओ इसको वीडियो के हिसाब से। मैंने कहा मेरा मुंह मत खुलवाओ, मतलब मैं फट जाऊंगी। बोले मुझे वही सब कुछ चाहिए वीडियो में। क्या बात है। अब कनिष्क की तरफ आते हैं। कनिष्क, आप अपने बचपन को याद करके बताइए कि वो किस तरह का बचपन था और उसमें कितना म्यूजिक था और कितनी, अभी तो हमने डांट की बात की ना, तो कितनी माते की डांट भी थी? एक्चुअली डैड की ज्यादा डांट थी, मम्मी बचाती थी उनसे। मतलब बचपन तो ऐसा ही था कि बहुत ही यंग एज से ही सब शुरू करवा दिया था। ये वायलिन सीख रहा था, हिंदुस्तानी क्लासिकल, बट म्यूजिक के अलावा और इंटरेस्ट थे स्केचिंग में और पेंटिंग में, तो वो सब चीजें अपने आप ही आ गई थी। बट बचपन से ही आई थिंक हम दोनों को ही म्यूजिक में पुश करा था। आई थिंक तबला ये सीख रहे थे और मैं वायलिन सीख रहा था। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ, फिर आई थिंक जब हम मुंबई शिफ्ट हो गए थे दिल्ली से, फिर वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन सीख रहा था, फिर पियानो सीखना शुरू कर दिया जी। मतलब काफी सारी और चीजें सीखी और इवेंचुअली म्यूजिक प्रोडक्शन में लाइक वेंचर हो गया मैं, तो वो ज्यादा एंजॉय करा मैंने कि मुझे प्रोड्यूस करना और कंपोज करना ज्यादा मजा आ रहा था। पर इस पूरे दौर में यही थे कि डैड डांटते थे बट वो हमारे भले के लिए ही, डांटना भी कम कहूंगा, वो डिसिप्लिन ज्यादा मेंटेन करना चाह रहे थे कि अगर सीख रहे हो रियाज कर रहे हो तो इतने टाइम पे करो। बट अक्सर वही होता था कि शुरू में गुरुजी जब आते थे तो मैं नीचे देखता था, क्योंकि हिंदुस्तानी क्लासिकल में आप अपना वायलिन अपने गोद में रखते हैं। हाँ, तो मुझे उनकी घड़ी दिखती थी। मैं देखता था कि 5 कब बजे और मैं कब खेलने जाऊंगा। तो आई थिंक वही था कि इनिशियली वो म्यूजिक का जो इंटरेस्ट था वो लाइक आई वुड से पेरेंट्स की तरफ से एक पुश था कि सीखो, वरना आधे टाइम तो आपका दिमाग बाहर ही रहता है कि खेलने जाना है, छुपन छुपाई खेलनी है या क्रिकेट खेलना है, जो भी है। आई थिंक ओवर टाइम वो अपने आप बना है, तो आई थिंक क्रेडिट जाता है, क्योंकि अगर वो पुश या डिसिप्लिन नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं, मैं आई थिंक वो एक प्लेटफॉर्म बन गया था। फिर उसके बाद वो मेरे चॉइस पे था कि मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं, पर मैंने करा क्योंकि मुझे बहुत मजा आया उसमें। बिल्कुल। अब चूंकि बात कविता जी, कविश और कनिष्क से हो रही है, तो हम अपने सुनने वालों को बताएं
कि कनिष्क का कंपोज किया हुआ जुग जुग जियो का रंगी सारी बहुत ज्यादा चला है, तो इसके बारे में आप लोग बात कीजिए और फिर कविता जी गा के भी बताना होगा। जी 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 जरूर। तो ये शुभा गुटू जी की गाई हुई जो हम बचपन से सुन रहे हैं दादरा, हमें मुझे बहुत पसंद था। तो ऐसे ही आई थिंक एक दिन मेरा कुछ जैम एम खत्म हुआ, रिहर्सल खत्म हुआ किसी शो के लिए, तो कनिष्क भी उस टाइम थे स्टूडियो में। तो मैंने कनिष्क को बोला कि ये वाली जो रंगी सारी जो है इसको मेरे को मन है कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं। तो मैंने जस्ट एक इसने कोई लूप दिया, मैंने उसके ऊपर रैंडम ऐसी गा दिया और फिर इसने आराम से 10-15 दिन लिए होंगे उस गाने को प्रोड्यूस किया। बहुत सुंदर लग रहा था, सिर्फ मेरी वॉइस में था उस समय। और मैंने इमीडिएट 2-3 फ्रेंड्स लोगों को भेजा, तो उसमें शशांक खेतान का नाम भी था जो बद्रीनाथ की दुल्हनिया के डायरेक्टर हैं, उनको भेजा। उन्होंने इमीडिएट कहा कविता जी लॉकेट इसको हम ले रहे हैं फिल्म में। हम तो खुश हो गए कि चलो भाई। और उसके बाद फिर धड़क फिल्म आ रही थी, उसमें जाने वाला था, फिर उसका म्यूजिक अजय अतुल जी दे रहे थे, तो उस वजह से या किसी भी रीजन से वो नहीं गया उस फिल्म में। तो फिर ये हुआ कि देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। हम लोग रोके हुए थे, मतलब उसको रिलीज नहीं कर रहे थे गाना। फिर बीच में हुआ कि इस फिल्म में जाएगा उस फिल्म में जाएगा, धर्मा मूवीज में ही, बट कुछ हो नहीं रहा था। फिर कोविड आ गया और तब तक फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई इसको खुद से रिलीज कर देना बेटर है। तब तक कनिष्क को कोई बहुत अच्छे एक डायरेक्टर मिल गए थे जिन्होंने उस गाने को अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत उसका वीडियो बनाया। और फिर क्या हुआ कनिष्क आप बताओ, कंटिन्यू करो। तो उसका जब वीडियो बना तो फिर आई थिंक अराउंड 2020 वही प्लान करा। थोड़ा अजीब माहौल था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कोविड हो गया था और हम नहीं सोच रहे थे कि यार कोविड के वक्त आप कोई गाना क्यों रिलीज करोगे या कुछ भी, आप इट जस्ट डजंट मेक सेंस। आप ये सोचोगे कि कुछ चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएं फिर करोगे। तो मैं इसके खिलाफ था, बट शी वाज लाइक अभी करो, सब घर बैठे हुए हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। सो आई थिंक वी कलेक्टिवली टुक दैट चांस एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प। और फिर आई वुड से ओवर टाइम कुछ आई थिंक वो बहुत धीरे धीरे ऑर्गेनिकली वो गाना बड़ा हुआ जो हमने इंडिपेंडेंटली पहले रिलीज करा था। फिर आई वुड से करीबन 1.5 साल बाद वो फिर आपके इंस्टाग्राम पे एकदम से वायरल हो गया। सब लोग अपनी सारे शादी के आउटफिट में बना रहे हैं, कुछ ना कुछ डांस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और उसी दौरान हमारी पैरेलल बातें भी चल रही थी वापस धर्मा प्रोडक्शन से ही। उस फिल्म के लिए नहीं गया, फिर एक और फिल्म के लिए, उस फिल्म के लिए भी नहीं गया, बट फाइनली फिर जुग जुग जियो में ये गाना आया। एंड अजीम दयानी एक सुपरवाइजर हैं धर्मा के, उनको बहुत पसंद आया था तो गाना। उन्होंने बोला कि ठीक है ये पिक्चरों में नहीं जा रहा है, मैं जुग जुग जियो में रखना चाहता हूँ एज वन ऑफ द प्रमोशनल सॉन्ग्स। फिर हम लोग सब मिल बैठे, मैं उस दौरान वरुण धवन से भी मिला था, तो क्योंकि एक तरीके से उनके लिए कमबैक फिल्म थी, तो वो चाह रहे थे कि इट शुड बी वेरी लार्जर देन लाइफ। तो वो मेरे साथ डांस मूव्स डिस्कस कर रहे हैं, मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे गाना कैसे तुम बड़ा बना सकते हो। मैं अच्छा ठीक है चलो। तो थोड़ी और मेहनत हुई थी। तो अल्टीमेटली हम खुशी थे इस बात को लेकर, क्योंकि एक जो हमने इंडिपेंडेंट गाना रिलीज करा था वो भी था और उसका एक नया वर्जन जो फिल्म में जा रहा है। और मैं इससे पहले भी जब भी लोगों ने पूछा है इसके बारे में कि ये इसकी स्टोरी क्या रही है, मैं क्रेडिट देता हूँ दूसरे वाले वर्जन को भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ठीक है हम यूट्यूब पे हैं, हम हर जगह सुनते हैं गाना, बट जब आपका गाना रेडियो पे चलता है और पूरे देश में पहुंचता है तो गाने की रीच इनटू 10 या 20 हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप कहीं पे भी जाते हो तो सब आपका गाना पहचानते हैं आपके गाने से। तो क्रेडिट डज गो टू दैट फिल्म एंड दैट प्रोडक्शन हाउस एंड दैट सेकंड वर्जन दैट वी मेड। मैंने तो इस गाने का स्क्रैच सुना है एक जमाने में, याद है कि कोविड से ठीक पहले के जमाने में मुझे याद है कि आप इस गाने को आपने सुनाया था किसी एक महफिल में। तो कितना बदला है इस दौरान गाना कविता जी? मुझे लगता है अप्रोच लोगों की चेंज हुई है हमारे लिए, तो वो गाना वैसे ही उतनी मोहब्बत है उस गाने से। और सबसे ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट, इवन जब मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था तभी मैंने ये बोला, मैंने कहा मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैंने सिर्फ गाया है। क्रेडिट गोज टू शुभा गुटू जी, क्योंकि उनको ही सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। उनका अंदाज और क्या नशीली वॉइस है उनकी, तो उनको जो सुन के मैं सीखी हूँ, उनसे जो कुछ भी मुझे मिला है, तो हम यही कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशन वो चला रही हैं हम उसको आगे लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे ही और खूबसूरत बंदिशों को हम आगे लेकर के जाएं, जैसा आपसे डिस्कस भी कर रहे थे हम। बिल्कुल। तो अब रंगी सारी सुनाइए। ओके। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी है
रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। क्या बात है, क्या बात है। और अब जुग जुग जियो वाला संस्करण भी सुनते हैं, अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं जरूर। ये गाना। रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। रंगी सारी रंगी सारी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। जाओ जी जाओ जाओ जी जाओ जी जाओ बनाओ ना बतियां अजबाली है मोरी उमरिया रे अजबाली है मोरी उमरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रंगी सारी रंगी कविता जी, कविश और कनिष्क हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं और दिलचस्प बातें चल रही हैं। कविता जी, हम आपके बचपन की सैर कर रहे थे जब ये बातें शुरू हुई थी और आपने कहा कि रेडियो बहुत साथ हुआ करता था, म्यूजिक कैसे शुरू हुआ था और फिर आकाशवाणी में गाने के लिए मौका आपको मिला, वो यादें हमारे साथ बांटिए जरा। पता है मुझे बचपन से ऐसा था कि हमारे यहाँ आई थिंक 10-15 दिन में एक महफिल जैसी कुछ होती थी घर पे, तो पापा को ऐसे ही शौक था तो वो गाते थे, कब हम लोग मिलके गाते थे, तो मतलब मैं ईगरली वेट
वेट करती रहती थी कि कोई बोले कविता तुम भी सुनाओ कुछ तो मैं बस तैयार रहती थी गाने के लिए। तो उसमें ही कोई फ्रेंड आए थे, कॉलोनी में ही रहते थे, उनके कोई फ्रेंड थे, वो रेडियो में वायलिन बजाते थे। तो मेरे से बोले कविता तुम्हारी आवाज तो बड़ी अच्छी है, तुमको रेडियो में गाना चाहिए। मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे ऑडिशन होता है या क्या उसका जो प्रोसीजर है वो नहीं पता। बोले मैं ला के देता हूँ फॉर्म, भरो, ऑडिशन दो, तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करना जिससे कि आप 0 अटेम्प्ट में क्लियर कर दो। मैंने कहा ठीक है। और मुझे कुछ नहीं पता था ABCD की, जो गानों की धुनें बनती हैं उसको कंपोज करना बोलते, कुछ पता ही नहीं था। हमने कहा कि हमारे लिए गाने कौन बनाएगा, कुछ थी नहीं सुविधा कि कौन कंपोज करेगा। तो हमने खुद ही कर लिए। अपने ऑडिशन के लिए 25 से 30 गाने सेलेक्ट करने होते हैं, तो कुछ तुलसी, कबीर और इस तरीके से मीरा के सब भजन वजन मैंने कंपोज किए और जाके ऑडिशन दे दिया। तब पता चला कि उसको कंपोज करना बोलते हैं म्यूजिक को। और वो क्लियर हो गया आराम से, मतलब मैं पास हो गई उसमें। तो अंकल आए, बोले तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुम पास हो गई हो, मिठाई खिलाओ, अब तो तुम्हारी गाने पूरे इंडिया में सुनाई देंगे। बड़ी एक्साइटेड। मैंने कहा ये तो मैं हमेशा जब गाती हूँ तो मैं हमेशा यही इमेजिन करती थी कि मैं एक बहुत बड़े स्टेडियम में हूँ और मुझे लाखों लोग सुन रहे हैं, यही ख्वाब आता था, मतलब आंखों के आगे हमेशा यही पिक्चर। तो वो एक पहला माध्यम बना जिससे मैं लोगों तक पहुंची, मेरी आवाज लोगों तक पहुंची, वो रेडियो ही रहा। तो मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता है रेडियो के साथ। उसके बाद फिर आई थिंक 91 में मेरी शादी हो गई, तो हमने फिर वहां से ट्रांसफर लिया, गुवाहाटी रहे। तो मैंने गुवाहाटी रेडियो में भी गाती थी, दिल्ली में भी गाया मैंने रेडियो पे। तो बहुत ही प्यारा रिश्ता रहा है मेरा ऑल इंडिया रेडियो के साथ, तो कुछ अजब ही। तो आकाशवाणी से इस रिश्ते के नाम एक गाना हो जाए। वाह, जरूर। हम्द सुना रही हूँ। बदल रहा है जो शब सहर में, खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है जिसका जलवा नजर नजर में, खुदा वही है, खुदा वही है। तो मेरे लिए खुदा ऑल इंडिया रेडियो रहा है, क्योंकि सुबह शाम रात दिन हर वक्त मेरे साथ रहा है। क्या बात है, शानदार बात है। आगे हम बात करना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे किस तरह से खुले, लेकिन यहाँ एक गाना हम सुनाना चाहेंगे, कोई रिकॉर्ड तो बताइए कि किसकी आवाज का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को। जो गुरुदत्त की फिल्म थी ना, ये महलों ये तख्तों ये ताज, प्यासा। हाँ, मतलब ये मेरी लिस्ट में शुरू से नंबर 1 सॉन्ग रहा है। क्या बात है, तो सुनते हैं ये गाना। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन दिलों में उदासी। ये दुनिया है याल में बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। प्यासा
था फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इससे पहले बातें ये चल रही थी कि किस तरह से आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कविता जी ने गाना शुरू किया और एक के बाद एक रास्ते म्यूजिक के खुलते चले गए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे किस तरह से खुले और ये क्या माजरा था? मैं दिल्ली में रह रही थी, मतलब मिस्टर सेठ की पोस्टिंग होती रहती थी, तो हम लोग पहले टाटा नगर में रहे जब वो रेलवेज में थे, फिर उन्होंने जॉब चेंज किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो हमारी फर्स्ट पोस्टिंग आसाम थी, गुवाहाटी थी, वहां रही। उसके बाद दिल्ली पोस्टिंग ली, तो दिल्ली में भी मैंने लाइव शो स्टार्ट कर दिया था, रेडियो और चल रहा था। वहां पे आके मैंने म्यूजिक में एमए किया, हिंदी लिटरेचर में एमए किया और अपने शोज स्टार्ट कर दिए थे प्रोफेशनली। तो वहां मेरा इंडिया हैबिटेट सेंटर में शो था, तो सतीश कौशिक जी आए हुए थे बॉम्बे से, और उन्होंने मुझे जब सुना तो बोले भाई ये आवाज नहीं है इंडस्ट्री में, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। तो उनकी फिल्म आ रही थी वादा, अमीषा पटेल, अर्जुन रामपाल और जायद खान इन लोग की। तो वो फिल्म में उन्होंने ये गाना लिया जिसको मैंने ही कंपोज किया था, बहुत प्यारा सा है। उसको लिखा था चमन लाल चमन जी ने, जो लंदन में रहते हैं, वो भी रेडियो जॉकी थे वहाँ के, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट थे। उन्होंने वो लिखा था और मैंने वो कंपोज किया, और वो सतीश कौशिक जी की पहली फिल्म, तो वो एक मेरी एंट्री हुई बॉलीवुड में उस गाने से। बिल्कुल, मौला जिंदगी ये गाना भी हमारे लिए प्लीज सुनाइए। जरूर, हाँ वो सुनाती हूँ। वो मैंने राग मालकौंस में कंपोज किया था। मेरी कोशिश रही है कि मैं कहीं ना कहीं कोई राग का असर उस पे रखूं, राग बेस्ड गाऊं कुछ, तो ये सुनाती हूँ आपको दो लाइन। जिंदगी को सवार दे मौला, जिंदगी को सवार दे मौला, हुस्न इसका निखार दे मौला, जिंदगी को सवार दे मौला। क्या बात है। तो क्या इसके बाद आपको रेगुलर काम मिलने लगा? नहीं, मतलब ये गाना भी स्टारडस्ट के लिए नॉमिनेट हुआ, तो हमें लगा भाई अब तो कुछ अच्छा होगा। मैं काफी प्रोडक्शन हाउसेज में नई थी, तो आपको मिलने जाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप कौन हो क्या हो। तो मैं मिलती थी लोगों से जाकर के, तो लोग बोलते थे क्या हस्की वॉइस है, जबरदस्त, हम आपको एक गाना देते हैं। तो कोई डबल मीनिंग गाना दे रहा है, कोई आइटम दे रहा है। तो मैं घर आकर के, उस वक्त मिस्टर सेठ की पोस्टिंग नागालैंड में थी, तो मैं उनसे फोन पे कहती थी, मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा मैं यहाँ चल पाऊंगी, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे काम ही नहीं मिल रहा है। मैं 3 साल तक मुझे कुछ नहीं मिला आफ्टर दैट सॉन्ग, इस गाने के बाद। हाँ, फिर उसके बाद मैं बीच बीच में जाके मिलती थी, तो महेश भट्ट साहब की गैंगस्टर आ रही थी, मैं तो ऐसे ही मिलने चली गई कि भाई कुछ काम तो मिल नहीं रहा था, तो चलो बीच बीच में शक्ल दिखा दो, शायद कुछ मिल जाएगा काम, लाइक दैट। तो उनसे मिली तो बोले कहाँ हो कविता, तुमको इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई, मुझे भी कोई ढूंढ रहा है, बड़ा अजीब सा मन में आया। तो बोले कि एक फिल्म का एक गाना है और प्रीतम दा ने म्यूजिक किया था उसका, तो बोले ये गाना तुमको रिकॉर्ड करना है। अब ऐसा लग रहा था कि इतने बड़े बैनर की फिल्म का ये गाना भी बहुत वैसी सिचुएशनल था, तो मुझे लग रहा था मिस नहीं होना चाहिए मेरे से। तो मैंने इतना रियाज किया, मेरा गला ही बैठ गया। 2 दिन बाद भट्ट साहब का फोन आया, कविता, मैंने कहा मेरा गला बैठा हुआ, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली। बोले अच्छा, जब आवाज ठीक हो जाए तो तुम आगे रिकॉर्ड करना। देन व्हाट आई डिड, उनको वो गाना टेम्पो पे था, मुझे मत रोको, ऐसे रिदम के साथ। तो बोले ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा था कि ये मैं मिस ना करूं, तो मैंने व्हाट आई डिड, मेरे पास घर पे सेटअप तो था पूरा स्टूडियो का, मैंने उसको फिर 80 टेम्पो, 70, 60, मतलब कम करते करते एक एडलिब पे 5-6 ऑप्शन बना के मैं लेके गई। तो जब मैंने लास्ट में एडलिब वाला सुना, बोले ये कह रहा हूँ, सिंपल सा है ना, इसको गा दो बस तुम। तो क्या बात है। और वही फाइनल हुआ, और वही फिल्म में आया, वो फिल्म में गया। और उस वक्त मुकेश भट्ट साहब थे वहाँ यशराज स्टूडियो में, हमने वो गाना रिकॉर्ड किया था। और लिटरली आप उसको जब ध्यान से सुनोगे तो 1-2 जगह पर जैसे गला रुंध जाता है ना, तो वो मैं लिटरली आई वॉज क्राइंग, क्योंकि जैसे मुझे सिचुएशन बताई थी कि जो एक्ट्रेस है वो सुसाइड करने जा रही है, तो उस वक्त वो खुश तो होगा नहीं कोई भी, जब इतना बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ को लेके ले रहा है, तो वो ऐसे दम घुट रहा है उसका और वो ऐसा कर रही है। तो वो इमेजिन करके मैंने वो गाया था, तो मैं लिटरली आई वॉज क्राइंग दैट टाइम। तो वो बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत अच्छा। वो गाना भी बहुत सुंदर, बल्कि वो जब गाना, वो फिल्म सुपर हिट हुई तो भट्ट साहब मैं मिलने गई, तो बोले पता है तुमको कितने लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि ये आवाज कहाँ से ढूंढी आपने। मैंने कहा पूछ रहे होंगे, मेरे पास कोई फोन नहीं आया। मैं बहुत ही बिंदास रही। बोले नहीं भाई, बहुत लोग पूछ रहे। मैंने कहा मेरे को आप या अली जैसा गाना देते ना, रेडियो पे बज रहा है, सब जगह बज रहा है, मेरा गाना तो बज ही नहीं रहा है, क्योंकि वो एडलिब पे था। तो बोले लेकिन
तुम देखना ये सब गाने फेड आउट हो जाएंगे, ये नहीं फेड आउट होगा, लिटरली ऐसा ही हुआ। हाँ, आई एम अहमदाबाद गई और उसके बाद जहां जहां भी गई हूँ तो लोग स्पेशली कहते हैं कि कविता जी वी वांट टू लिसन, मुझे मत रोको। तो ये बहुत सुंदर सईद कादरी साहब ने लिखा था इसको। तो मुझे कई बार लगता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे बहुत ही बेहतरीन शायरों का और बहुत ही अच्छे लिरिक्स राइटर्स का काम गाने को मिला है। बिल्कुल, तो ये गाना प्ले करते हैं अपने सुनने वालों के लिए। जरूर। मुझे मत रोको, मुझे यार के घर जाने दो, मुझे मत रोको, मुझे
कविता जी, कविश और कनिष्क से बातें चल रही हैं और अभी हमने गैंगस्टर फिल्म का गाना सुना। ये गाना कविता जी के करियर के शुरुआती हिट गानों में से एक रहा है। और अब हम कविश और कनिष्क के पास आते हैं। कविश, ये वो दौर था जब मम्मी फिल्मों में गाने लगी थी, कितना प्राउड फील हो रहा था, कुछ समझ आ रहा था? मैं बहुत ऑनेस्ट था विद द सॉन्ग्स जो बातें कर रही थी, तो मुझे याद है कि मुझे बोला था कि अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, वो सब चीजें भी थी। और ये सब भी महसूस होता था कि माते स्टूडियोज जा रही हैं और आज इनसे मिली, आज ये सुनाया वो सुनाया। फिर जब आई थिंक इकतारा जब हुआ तो अच्छा लगा कि फेल डिजर्व्ड वाली चीज। बट ये भी लगता था कि यार उस वक्त जितनी समझ थी उस हिसाब से ही समझ बनती थी। मुझे लगता था कि माते को कोई कैप्चर नहीं कर पा रहा है, मतलब जो वो करती हैं वो चीज हो नहीं रही है। तो समहाउ इकतारा वाज अ वेरी स्मॉल इंटरसेक्शन ऑफ जो माते करती हैं और जो फिल्म्स में चलता है, एंड समहाउ बहुत हार्मोनियसली बाहर निकल के आया। तो वो बहुत अच्छी चीज है। और मुझे यही था कि भाई जिस स्पेस में माते विराजमान है वो स्पेस अच्छी से निकले भी बाहर। ग्रेजुअली हुआ है वो प्रोसेस। बिल्कुल, वो इकतारा के बाद जैसे कि एक जगह बन के आई है ना। कनिष्क से पूछते हैं। कनिष्क, आप खुद अब म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। कविता जी के पहले के गानों और इकतारा में आपको क्या डिफरेंस लगता है कि इकतारा ने सही तरीके से उनको कैप्चर किया और फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की आवाजों की एक जगह बन रही थी उस दौर में? बिल्कुल, आई थिंक सबसे अच्छी चीज, मतलब बहुत से फैक्टर्स होते हैं किसी भी गाने को एक हिट होने में। आई थिंक तभी क्यों एक तरीके से एक्सपेक्ट करते हो कि आपका एक गाना या आप किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए गाएं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी एक लेगेसी है, उनके पास एक रीच है, एक्सपोजर है, जो आपकी पूरी कहानी तो जाती ही है बाहर, आपके कितनी सारी चीजों को वो पुश करते हैं। तो आई थिंक इकतारा एक वैसा था, मतलब एज इन इसकी भी कहानी कैसे हुआ आई थिंक शील बी वो बताएंगी। बट मुझे याद है जब ये गाना एक्चुअली टीवी पे बज रहा था, क्योंकि मुझे मत रोको और मौला वैसे गाने थे जो चले थे। एंड ऑल्सो आप मतलब एज इन वही जैसे आप बोले थे कि 3 साल तक आपको कोई काम नहीं मिला था, तो आई थिंक इकतारा वाज सडनली लाइक, मैं भी ऐसे आई थिंक मैं शायद 8th 9th में था और मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, लाइक मैं टीवी पे मम्मी का गाना सुन रहा हूँ। मैं तभी भी बहुत डिसबिलीफ में ही था कि ऐसा कुछ हो रहा है। एंड माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो लाइक ये गाना इतना चल रहा है मेरी मम्मी ने गाया ब्रैगिंग। हाँ, बट तभी भी जब इतने सारे नॉमिनेशंस भी हो रहे थे तो मैं बच्चा ही था। अब मैं सब सोचता हूँ मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो मैं ऐसे मम्मी को बोला था, नहीं अच्छा नॉमिनेशन अवार्ड तो नहीं मिलेगा। अरे बट डैड बहुत वो थे पैशनेट। तब आई थिंक वो वोटिंग लाइन्स का वो बहुत सीन होता था कि आप पेपर लेके आओ फिर वोट करो ये वो, तो उन्होंने पता नहीं कितने न्यूज़पेपर खरीद लिए थे सबको वोटिंग करवाने के लिए। तो बट इवेंचुअली लाइक शी डिजर्व्ड इट, बिकॉज आई थिंक एक तो वही था कि शंकर एहसान लॉय के 5 गाने हैं, देयर इज जस्ट वन सॉन्ग दैट अमित त्रिवेदी डिड। एंड वही होता है, किस्मत की बात होती है, सिचुएशन की बात होती है फिल्म में, एंड सो मेनी फैक्टर्स आई फील है, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जो न्यू एज है, जो सबको चाहिए भी उस वक्त पे, एंड अ सॉन्ग लाइक दिस कम्स इन व्हिच साउंड्स सो रिफ्रेशिंग फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू आर लिसनिंग टू। सो इट वाज पूरी फिल्म के एल्बम पर वो गाना हावी हो गया। हाँ, पूरा हावी हो गया था। मतलब कितने साल हो गए, 15-16 साल हो गए, लेकिन वो गाना उसका जो जगह है वो बिल्कुल भी फेड नहीं हुई है। कुछ गाने हैं जो इवन म्यूजिकली, प्रोडक्शन वाइज, कॉम्पोजिशंस कुछ ऐसे बनते हैं जो आप कभी भी सुन लो, दे जस्ट फील वेरी टाइमलेस एंड दे ऑलवेज विल फील लाइक वेरी रिफ्रेशिंग, क्योंकि वो एक तरीके से एक पॉइंट सेट करते हैं कि ये यहाँ से कुछ नया शुरू हुआ है। फिर उसके बाद जो भी वैसा कुछ बनाते हैं तो वो सबकी कॉपी लगते हैं और फिर उनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत छोटी रहती है। तभी आई थिंक इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, लाइक उनकी आवाज, अमित त्रिवेदी का म्यूजिक, जावेद साहब के बोल एंड वो पूरी सिचुएशन जो थी। इवन आई थिंक रणबीर कपूर की, इट वाज लाइक उनकी पहली 2 फिल्में थी और फिल्म में भी एक सही जगह पर हुआ था। इसलिए कविता जी, इस गाने की कहानी बताइए, गाना कैसे मिला आपको, क्योंकि पीछे जो जर्नी थी वो उस एक्सेलरेशन के साथ, उस तीव्रता के साथ नहीं जा रही थी। मुझे लगता है कि कुछ भी बड़ा होने से पहले ये सब इम्तिहान देने पड़ते हैं सबको, तो मैं भी उस फेज से जा रही थी। मन में मतलब काफी ये लगता था कि मैं कुछ पता नहीं होगा कि नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन उस बीच में क्या हुआ था कि मैंने और मिस्टर सेठ ने मिलकर के हमने कहा कि मैं शुरू से लाइव ही गाती आई हूँ, आई वॉज नॉट अ प्लेबैक आर्टिस्ट, लाइव आर्टिस्ट रही हूँ। तो हमने कहा कि पता नहीं यहाँ पे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, हम अपना कुछ शुरू कर देते हैं। देन व्हाट वी डिड, हम जितनी अपनी जमा पूंजी लाए थे दिल्ली से, जो कुछ भी किया था,
तो हमने अपने खुद से शोज करना शुरू कर दिए, अलग अलग ऑडिटोरियम बुक करके। तभी हमने मौलाना रूमी पे उनका इंटरनेशनल सूफी फेस्टिवल, हम उनके 800 ईयर्स हुए थे, तो उस पे हमने दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, लखनऊ, बहुत सारे सिटीज में वो किया। और हमने उसी समय वो सब चीजें रिकॉर्ड भी की रूमी की। वो हमने आई थिंक टाइम्स म्यूजिक से रिलीज किया। वो सीडी मैंने अमित त्रिवेदी को भिजवाई थी वाया। मेरे पास कुछ नंबर नहीं था, कुछ कनेक्शन नहीं था, तो उसको आवाज अच्छी लगी और फिर उसका फोन आया कि मैं एक फिल्म के लिए पिच कर रहा हूँ, आप स्क्रैच गाना चाहोगे? जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो मैंने कहा ठीक है कर देंगे, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। मैं गई, वो स्क्रैच मैंने गाया। वो तब अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिखा था, वो वर्जन मैं गा के आई थी। लेकिन मैं घर आके बच्चों से, हस्बैंड से यही बोल रही थी, मैंने कहा कुछ तो बात है, ये गाने में बहुत खिंचाव है, बहुत पता नहीं, बहुत सुंदर कॉम्पोजिशन है। तो रह गया, अदरवाइज क्या होता, रिकॉर्ड करके आए फिर भूल गए आकर के बाहर। मेरा नहीं ध्यान रहता है कि चलो ठीक है, एक कमर्शियल काम किया, पैसे लिए, चलते बने टाइप से। लेकिन वो गाने का रह गया था दिमाग में। जब फाइनली 5-6 महीने के बाद अमित का फोन आया कि वो गाना लॉक हो गया एक फिल्म में, लेकिन पोइट्री चेंज हो रही है, लिरिक्स चेंज हो रही है। मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं जा करके। और हमें नहीं मालूम था कि वो गाना इतना बड़ा मकाम पे पहुंचेगा और बहुत ही सुंदर। मतलब उस टाइम तो मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था, बल्कि मैं दिन भर वही गाना गुनगुनाती थी। जब कहीं से भी नॉमिनेशन आता था, ये नॉमिनेट हो गया, इसमें आया, तो मैं कहती थी वो वाला गाना है ना, आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। मैंने कहा मेरा हाल वही हो रहा है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा ये सॉन्ग वहां तक पहुंचा है। तो हम चाहेंगे कि आप ये गाना हमारे लिए गुनगुनाएं। जरूर। ओ रे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा। क्या बात है। और जब फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो वो कैसी कैफियत थी, वो पल याद करके बताइए। बहुत, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं रियल में उस जगह पर हूँ, कि वो ख्वाब देख रही हूँ। बल्कि मुझसे पहले अमित त्रिवेदी हम मेरे साथ में बैठे हुए थे, उनको मिला था आर.डी. बर्मन अवार्ड भी। तो जब दोबारा उनका नाम अनाउंस हुआ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, तो वो अपनी ट्रॉफी मुझे पकड़ा गए थे। तो मैं फील कर रही थी अच्छा थोड़ी देर बाद शायद मुझे भी मिलेगी। तो कैसा फील होगा ना, मतलब उसको नहीं बयां ही नहीं कर सकते शब्दों में। इतना ड्रीमी, ऐसा लग रहा था कि ये सच है कि झूठ है। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस चीज को आप बचपन से, मतलब अवार्ड के लिए नहीं ड्रीम किया था, लेकिन हाँ कि आप भी उस मकाम तक उन लोगों में बैठे होगे जो बेस्ट इंडस्ट्री के लोग हैं। तो वो सारी चीजें सोच करके मतलब हंसी भी आ रही थी और खुशी भी थी और मतलब ओवरवेल्म्ड भी हो रही थी। और मुझे सबसे अच्छा जो फोन कॉल मेरे पास आया था वसीम बरेलवी साहब का, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। जिस दिन मुझे अवार्ड मिला है, हाँ उसी दिन रात में उनका फोन आया, बोले कि मैं इतना खुश हूं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम जैसी आर्टिस्ट जो किसी के लेने में नहीं है, देने में नहीं है, किसी ग्रुप में नहीं है, सिर्फ अपने काम पे फोकस रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। वाह 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 वाह। तो इतना प्यारा सा उन्होंने जो मुझे कॉल करके बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस लोगों के आ रहे थे नेटवर्क। क्या बात है, अमेजिंग। तो यहाँ एक तारा सुनते हैं, पूरा गाना प्ले करते हैं। सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद
रास्ते। जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा। सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा तू जैसा है कोई एक तारा। विविध भारती के स्टूडियो में जानी मानी गायिका कविता सेठ और उनके दोनों बेटों कविश सेठ और कनिष्क सेठ से बातचीत आपके इस दोस्त यूनुस खान ने की है। अब समय तो हो गया खत्म, लेकिन बातचीत जारी रहेगी अगले हफ्ते इसी समय। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले हफ्ते शाम 4 बजे जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज। सेलुलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज।